हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री में। इससे पहले हम लोग ओपन चेन कंपाउंड टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। जैसा कि हम लोग ओपन चेन कंपाउंड में देखे थे कि ये ऐसे कंपाउंड थे जिनमें क्लोज रिंग या साइकिल नहीं फॉर्म करता था, बट आज का जो हम लोगों का टॉपिक है क्लोज चेन, तो आप नाम देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन और इन एडिशन टू कार्बन अदर एलिमेंट्स भी होंगे हेट्रोसाइक्लिक केस में, तो वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि आपके क्लोज रिंग और साइकिल फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेफिनेशन लिखें, सच कंपाउंड्स और such organic compounds in which carbon atoms or other elements in addition to carbon are linked in such a way that they form closed ring or cycle are called क्लोज चेन कंपाउंड, और इसी को आप साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। अब बेसिकली क्लोज चेन कंपाउंड्स जो होंगे वो दो कैटेगरीज के होते हैं। तो हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। और जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक समरी में इसे देख भी चुके हैं, इनका फर्स्ट कैटेगरी होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, और जो दूसरा कैटेगरी है इसे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हो गए हमारे। अब आइए क्लोज चेन कंपाउंड में जो हम लोगों का फर्स्ट कैटेगरी है होमोसाइक्लिक, उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोगों के फर्स्ट पॉइंट के रूप में होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑल्सो नेम्ड एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इनके डिफिनीशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके नाम को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं होमोसाइक्लिक दो अलग अलग सेपरेट वर्ड हैं। तो साइक्लिक का अर्थ हो गया कि यहाँ रिंग और साइकिल फॉर्म करेगा, और ये जो होमो वर्ड है एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है जिसका की मीनिंग सेम होता है। अगर हम यहाँ कार्बो वर्ड को देखें तो कार्बो मीनिंग कार्बन से होता है, इसलिए आप इसके डिफिनीशन में कह सकते हैं कि ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स जिनमें रिंग और साइकिल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन के द्वारा होगा, अदर एटम होंगे तो वो रिंग के बाहर होंगे, उनको आप बोलते हैं होमोसाइक्लिक। तो हम लोग डिफिनीशन में लिख लें, सच क्लोज चेन कंपाउंड इन व्हिच ring or cycle will be formed only by carbon atoms are called कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे हम लोग इनके एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं। अब हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए अगर देखें तो फिर इनके फर्दर दो कैटेगरीज हैं जिन्हें आप एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो इनमें फर्स्ट हमारा कैटेगरी हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा कैटेगरी हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम लोगों का होमोसाइक्लिक में फर्स्ट कैटेगरी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसके लिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग इस एलिसाइक्लिक वर्ड पे गौर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। तो कहीं ना कहीं इन दोनों वर्ड्स को जब आप कंबाइन करते हैं एलिफैटिक और साइक्लिक वर्ड को, तो आपको एलिसाइक्लिक वर्ड मिलता है। अगर आपको पीछे के डेफिनेशंस याद हों तो हमने पीछे डिस्कस किया था ओपन चेन में एलिफैटिक कंपाउंड्स का मीनिंग। हम लोग कह सकते हैं कि एलिफैटिक केस अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपीयर हो रहा है तब वो एलिसाइक्लिक कहलाता है। मीनिंग ऐसे क्लोज चेन के कंपाउंड्स जिनमें आप दो कंडीशन देखते हैं, एक तो रिंग फॉर्मेशन ओनली कार्बन से होगा और दूसरा कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होंगे, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन में आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, सच होमोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन एटम्स आर लिंक्ड only with single covalent bond are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक फैक्ट देखें तो इसे आप पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ मिथाइलिन भी कहते हैं। CH2 ग्रुप जो कि मिथाइलिन के नाम से जाना जाता है, तो आप इसके लिए अगला लाइन लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमर ऑफ मिथिलीन। और CH2 ग्रुप आप इसे लिख लें। तो अगर हम लोग इनके लिए एग्जाम्पल्स को सोचें तो जितने भी साइक्लोअल्केन आपको दिखें, ये साइक्लोअल्केन्स एलिसाइक्लिक का केस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये 3 कार्बन का क्लोज चेन हो गया, फिर हम 4 कार्बन का क्लोज चेन रखते हैं, फिर 5 कार्बन का क्लोज चेन रखते हैं, फिर 6 कार्बन का, आगे 7 8 आप कार्बन इंक्रीज करवाते सोच सकते हैं। तो ये जो 3 कार्बन का क्लोज चेन हुआ, जैसे साइक्लोअल्केन में 3 कार्बन, तो ये साइक्लोप्रोपेन वर्ड हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम। अगला हो जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन, फिर हम लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन, और ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। तो ये 4 एग्जाम्पल हुए। अब जरा आप सपोज करें हमारे लिए 4 कार्बन का ही एक रिंग है, लेकिन इसमें चौथे कार्बन को मिटा के मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रख देता हूँ। आप सपोज करिए आपके लिए 5 कार्बन का रिंग है, लेकिन इसमें से किसी भी प्लेस पे हम एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन डाल देते हैं। अब यहाँ अगर हमें चूज़ करना हो कि कौन कौन से कंपाउंड एलिसाइक्लिक होंगे, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये एलिसाइक्लिक होंगे। लेकिन लास्ट के 2 एग्जाम्पल को हम एलिसाइक्लिक नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे इनमें हेट्रो एटम्स आ गए, मीनिंग ये हेट्रोसाइक्लिक। तो साइक्लोअल्केन्स जो होंगे वो जनरली आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ गौर करें तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड एंगल आपका वेरी करता है। जैसे कि हम अगर साइक्लोप्रोपेन के लिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल लिखेंगे तो ये 60 डिग्री होगा, फिर हम साइक्लोब्यूटेन के लिए लें तो ये 90 डिग्री होगा। तो अलग अलग साइक्लोअल्केन के एंगल्स कैसे निकलते हैं, इसको हम लोग अगले पॉइंट में देख रहे हैं। बॉन्ड एंगल फॉर साइक्लोअल्केन। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आपके लिए 4 कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ किया है, साइक्लोप्रोपेन, और पिछले पॉइंट में हमने इसका एंगल 60 डिग्री लिखा था, साइक्लोब्यूटेन के लिए 90 डिग्री लिखा था। तो ये वैल्यू आप कैसे निकालते हैं,
इसके लिए देखिए बॉन्ड एंगल को अगर मैं थीटा लिख रहा हूँ तो थीटा विल बी 180 इंटू n-2 बाय n। यहाँ पर n जो होगा दिस इज नंबर ऑफ आर्म्स। अब आप देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट के एग्जांपल के लिए साइक्लोप्रोपेन रख रहा हूँ तो आप काउंट कर ले सकते हैं, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। आप देख लें यहाँ पे आर्म्स हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो n का वैल्यू जब हम 3 पुट करें तो थीटा विल बी 180 इंटू 3 माइनस 2 बाई 3। अब आप देखिए 3 माइनस 2 1 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 180 ही रहा मेरा बाई 3। सो दिस इज 60 डिग्री। अगर हम साइक्लोब्यूटेन के केस में लेते तो n का वैल्यू 4 होगा। अब आप इसे पुट कर लें, थीटा इक्वल्स टू 180 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 माइनस 2 आपका 2 हो गया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 बाई 4, दिस इज 90 डिग्री। अगर हम अगले केस में साइक्लोपेंटेन ले रहे हैं तो n का वैल्यू 5 होगा। अब अगर थीटा आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 180 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 माइनस 2 3 हो गया और इससे मल्टीप्लाई कर दिए हम तो 540 बाई 5, दिस इज 108 डिग्री। अब अगर हम इस 108 डिग्री को हम कंपेयर करें sp3 हाइब्रिडाइज किसी भी कार्बन के नॉर्मल कंडीशन से, सिंपली अगर मैं यहाँ मीथेन का केस रखता हूँ तो जो बॉन्ड एंगल का वैल्यू होगा वो हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होता है। तो आप यहाँ पे सिग्मा काउंट करते तो 4 सिग्मा होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो नॉर्मली बॉन्ड एंगल है दिस इज 109.5 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये 108 डिग्री नियर अबाउट सेम है, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है लेकिन आप ले सकते हैं कि नियर अबाउट सेम है 109.5 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे बॉन्ड एंगल का वैल्यू हो जाएगा 108 डिग्री। अब इसी प्रकार अगर हम साइक्लोहेक्सेन के केस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 180 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बाई 6, दिस इज 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप साइक्लो अल्केन्स के लिए अलग अलग गिवन स्ट्रक्चर में ये 120 हो गया, तो आप बॉन्ड एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे नोट पर, अगर आपको बॉन्ड एंगल्स ऑर्डर फॉर साइक्लो अल्केन लेना हो तो इन चारों एग्जाम्पल में अगर हम कंपेयर करें तो मेरा क्रम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन में है, इससे भी मोर होगा वैल्यू साइक्लोपेंटेन के लिए, और इससे भी ज़्यादा हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन के लिए। अब अगर बात करते हैं रिंग स्ट्रेन की, तो रिंग स्ट्रेन के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखें, ये इन्वर्स होता है रिंग साइज के। स्ट्रेन जैसा कि आप जान रहे होंगे, फिजिक्स में भी आप पढ़े हैं कि कहीं ना कहीं रिंग स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जब रिंग साइज बड़ा होगा तो रिंग स्ट्रेन का वैल्यू घटता है। तो हम यहाँ से अगर लिखें तो साइक्लोप्रोपेन से कम रिंग स्ट्रेन होगा साइक्लोब्यूटेन के लिए, इससे भी कम होगा साइक्लोपेंटेन के लिए, इससे भी कम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के लिए। इसलिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेन के ये इन्वर्स होगा, सॉरी स्ट्रेन के ये प्रोपोर्शनल होगा। तो आप लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन से कम रिएक्टिव हो जाएगा मेरा साइक्लोब्यूटेन, इससे भी कम होगा साइक्लोपेंटेन, और इससे भी कम रिएक्टिव होगा साइक्लोहेक्सेन, और स्टेबिलिटी इन्वर्स हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तो फिर ये इन्वर्स आएगा,
क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ से आप बना सकते हैं साइक्लोप्रोपेन से मोर स्टेबल साइक्लोब्यूटेन, इससे भी मोर स्टेबल साइक्लोपेंटेन, और इससे भी मोर स्टेबल होगा मेरा साइक्लोहेक्सेन। आजकल के जेईई मेन या नीट के पेपर्स में आप देखेंगे इसको इंथैल्पी ऑफ कंबशन से जोड़ के भी आपको पूछ सकता है। तो अगर हीट ऑफ कंबशन के वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पूछे जाएं तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। इसलिए यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा हीट रिलीज करेगा साइक्लोब्यूटेन, उससे भी ज़्यादा साइक्लोपेंटेन, और सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ कॉमन ट्रिक्स हो गए। इसके आगे फिर हम लोग अब अगले पॉइंट के रूप में आप जब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे साइक्लोअल्केन्स और साइक्लिक कंपाउंड को कैटेगराइज करते हैं तो उनके 4 कैटेगरीज हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन इनटू क्लोज्ड रिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जब कभी आपको रिंग साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो आप 4 कैटेगरीज लेते हैं। इनके लिए मैं एक टेबलर फॉर्म से आपको दिखाता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन का कंडीशन, फिर इसके लिए टाइप ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। तो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन का वैल्यू 3 या 4 दिख जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को आप स्मॉल रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगर कार्बन का नंबर 5 या 6 हो तो उसे हम कॉमन रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉमनली कंपाउंड्स आप देखें तो उनमें 5 या 6 कार्बन होते हैं। फिर कार्बन का नंबर 7 से 12 के बीच हो तो उसे हम मीडियम रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं, और मोर देन 12 कार्बन अगर हो तो ऐसे कार्बन का जब कंडीशन हो जाए तो उन कंपाउंड्स को आप लार्ज रिंग कंपाउंड कहते हैं। साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं कि स्मॉल रिंग कंपाउंड जो होते हैं इनमें हाई स्ट्रेन होगा। कॉमन रिंग कंपाउंड जो होंगे इनमें लेस और नो स्ट्रेन हो सकता है, जैसा कि साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन का आप कंडीशन लेंगे तो उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए वो मोर स्टेबल होंगे। मीडियम रिंग कंपाउंड में अगर हम लोग सोचें तो लेस स्ट्रेन होगा, और लार्ज रिंग मीनिंग 12 से अधिक कार्बन का जब कंडीशन होगा तो ऐसे कंपाउंड स्ट्रेन फ्री होते हैं। तो ये कुछ हॉट ट्रिक्स थे। इसके आगे के पॉइंट फिर अब हम लोगों का दूसरा कैटेगरी बनता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और आज के वीडियोज़ में हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इसके अगले दिन में आप लोगों के लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हकल्स रूल, जिससे आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक इन चीज़ों का डिसीजन करते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन या उनके एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर हम लोग एरोमेटिक वर्ड को देखें तो एरोमेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग स्वीट स्मेल होता है। और अगर हम लोग बात करें इसके ओरिजिन की तो जो मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड आप बेंजीन लेते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट किया गया था माइकल फेराडे महोदय के द्वारा। तो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन लिखते हैं तो 2 डिफिनीशन आप जनरली बुक्स में देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। बेंजीन और उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, या किसी किसी बुक्स में हम आप देखेंगे कि ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिनमें अल्टरनेटिव फॉर्म में मीनिंग कंजुगेटेड स्टेट में आपका सिंगल और डबल बॉन्ड हो और साथ ही कंपाउंड में स्पेसिफिक स्मेल हो, स्वीट स्मेल हो, उसे आप एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बेंजीन
and its derivatives are combinedly called aromatic compound। और अगर हम अदर वर्ड्स में सोचें तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सच क्लोज चेन कंपाउंड in which conjugated state of और इसी को आप अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट स्टेट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड will be present are called एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन आगे हम लोग हकल्स रूल में देखेंगे कि ये डिफिनीशन आगे चल के गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अल्टरनेट आपको सिंगल डबल दिखे ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं होता है। बट अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे पहला कंपाउंड हम लोग बेंजीन को रखते हैं एरोमेटिक स्पीशीज में, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था तो आप नोट भी कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे। वाइल से उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। अब बेंजीन के लिए अलग अलग फॉर्म्स भी आप ध्यान में रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब सपोज करते हैं ये स्ट्रक्चर ए है मेरा, जो बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसी बेंजीन को दूसरे रूप में, जो इसका रेजोनेटिंग फॉर्म कहलाता है, आप अल्टरनेट डबल सिंगल के लिए यहाँ डबल दिए तो नेक्स्ट पोजीशन सिंगल, फिर आगे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। तो किसी किसी जगह आप देखेंगे कि 6 कार्बन का क्लोज रिंग होगा, इसको मैं फॉर्म सी ले लेता हूँ, और इसमें आपको डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे पाई या माइनस चार्ज लिखना होता है। आप कभी भी जब डॉटेड सर्किल दिखाते हैं तो उसमें पाई या माइनस नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब चूंकि रिप्रेजेंटेशन को कभी भी सिंप्लीफाई तरीके से दिखाना बेहतर होता है, इसी के लिए बदले हम जनरली जो बेंजीन का फॉर्म यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि 6 कार्बन का आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और बीच में आप गोला बना देते हैं। तो ये हो गए। इसी में 2 रिंग कुछ इस तरह से आपको फ्यूज्ड हो, और इन दोनों रिंग में हमको अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड दिखाना है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नेप्थालीन का, जिसे अपने यहाँ आम बोलचाल की भाषा में फलालेन भी कहते हैं। वाइट बॉल के रूप में ये मार्केट में बिकता है, और ख़ास करके उन्हीं कपड़ों को जब आप घर में देखिएगा रखते समय तो ये नेप्थालीन का बॉल डाला जाता है, या पब्लिक टॉयलेट्स में आप कभी जाएं तो नेप्थालीन का बॉल वहाँ डाला होता है दुर्गंध को कम करने के लिए। तो अगर ये नेप्थालीन का स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में आप डबल बॉन्ड दे दें। अब आगे सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। फर्स्ट रिंग में अल्टरनेट अरेंजमेंट पूरा हो गया। आते हैं सेकेंड रिंग में डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये नेप्थालीन का स्ट्रक्चर है, जिसे अब फिर आप देखें कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल के रूप में सोचें, बेंजीन रिंग के साथ जब अलग अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं तो इस बेसिस पे जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे OH ले लिया तो इस कंपाउंड का नाम होगा फेनॉल। चौथे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड हो किसी भी कार्बन के साथ, तो सपोज करिए हमने यहाँ पे एल्डिहाइड को कनेक्ट कर दिया तो अब ये बेंजल डिहाइड हो जाएगा। अब अगले केस में देखिए OH और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप यदि कनेक्टेड हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग के साथ। ऊपर मैं OH को रख देता हूँ और राइट साइड हमने एल्डिहाइड को कनेक्ट कर दिया।
तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दिस इज सैलिसाइलल्डिहाइड। फिर IUPAC नेम के लिए हम लोग अलग से IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे ही। अगले एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग ही लगता हूँ, वो ऊपर OH के बाद अगर यहाँ पे एसिड ग्रुप कनेक्टेड हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एल्डिहाइड कनेक्टेड था तो सैलिसाइलल्डिहाइड, अब इसमें एसिड कनेक्टेड हुआ तो सैलिसाइलिक एसिड, जो आगे आप पढ़ेंगे कि एस्प्रिन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, जो पहले के टाइम में पेन किलर के रूप में यूज़ किए जाते थे, बट अभी आप सैलिसाइलिक एसिड रखें। अगर सातवें एग्जाम्पल में मैं बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ एसिड ग्रुप को कनेक्टेड रखता और आपसे नाम पूछा जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर बेंजीन रिंग के साथ आपको हेलोजन कनेक्टेड हो, ये हेलोजन आप फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन चार में से कोई भी मेंबर रख सकते हैं। शॉर्ट में इसका ट्रिक होता है फूल कलियां बाहर आई। तो ये जो कंपाउंड है इसे आप कॉमनली एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं और इनका जो IUPAC नेम लिखा जाता है वो हेलो एरिन्स के रूप में होता है। अब यदि मैं इनके मेंबर्स को कनेक्ट करके लिखता हूँ, सपोज दैट कि बेंजीन रिंग के साथ आपने फ्लोरीन जोड़ दिया तो अब ये फ्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाएगा। अगर इसी में क्लोरीन कनेक्टेड हो बेंजीन रिंग के साथ, ऊपर आपको Cl जोड़ लेना है तो ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन कहलाता है। सपोज करते हैं हेलोजन के रूप में ब्रोमीन कनेक्टेड है तो बेंजीन रिंग के साथ यदि Br कनेक्टेड हो तो ये ब्रोमोबेंजीन कहलाता है, और यदि आयोडीन कनेक्टेड होता तो आप इसका नाम आइडोबेंजीन लिखते तो ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। अब सपोज करते हैं अगले ग्रुप के रूप में बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल कनेक्टेड है और एक बार है तो ये कंपाउंड आपका टोल्यून कहलाता है। अगले एग्जाम्पल के रूप में मैं दो CH3 को अगर कनेक्ट कर देता और कंटिन्यूअस कार्बन पे यदि मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ तो दो CH3 एक दूसरे से ऑर्थो फॉर्म में है तो इसलिए आप इसे ऑर्थोजाइलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग के साथ 3 मिथाइल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और सिमेट्रिकल फॉर्म में रखता हूँ तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका मेसिटिलीन। ध्यान हो तो हम लोगों ने जाइलिन में एक वर्ड यूज़ किया ऑर्थो, तो ये ऑर्थो, मेटा या पारा पोजीशन क्या होते हैं एरोमेटिक स्पेसीज में, आप इसे भी अच्छे से समझें क्योंकि ये भी आगे आने वाले थ्योरीज में या आपको रिएक्शंस को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थो तो इसके लिए सिंबल O होता है, मेटा इसके लिए आप सिंबल में स्मॉल m देखेंगे एंड पारा के लिए सिंबल P यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पारा पोजीशंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अक्सर आपको इन वर्ड्स का यूज डाई सब्स्टिट्यूटेड केस में करना होता है। मतलब यदि एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग के साथ ऑलरेडी पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे जा रहा है, इस बेसिस पे आप ऑर्थो, मेटा या पारा का डिसीजन करते हैं। इसके लिए जो एक जनरल थ्योरी है उसे आप स्ट्रक्चर से समझें। ये हो गया हम लोगों का बेंजीन रिंग। और सपोज करते हैं
कि इसके टॉप के कार्बन के साथ मैंने किसी फंक्शनल ग्रुप या सीनियर ग्रुप को कनेक्ट कर दिया। जब चूँकि एक से अधिक ग्रुप होंगे तो वहाँ आपको सीनियर ग्रुप देखना होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को मैं 1 रख लेता हूँ। दिस इज़ 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 2 और 6 का जो पोजीशन होगा इसी को कहते हैं ऑर्थो। फिर नेक्स्ट का पोजीशन आपका 3 और 5 हो जाएगा। इधर से आप देखें तो 3 और इधर से देखें तो 5, तो इसको बोलते हैं मेटा। और जो जस्ट अपोजिट मीनिंग सामने का कार्बन है 4, दिस इज पारा। तो हम लोग यहाँ से एक कॉमन ट्रिक बना सकते हैं कि 2 या 6 के पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो वो ऑर्थो के स्थान पे जुड़ रहा है। 3 या 5 के पोजीशन पे कोई आ रहा हो तो वो मेटा पे जुड़ रहा है। 1 के रिस्पेक्ट में 4 पे आ रहा है तो ये पारा पे जुड़ रहा है। अब इसके लिए देखते हैं, अगर हम आइसोमर्स ऑफ जाइलिन में सोचें, इसको मैं एग्जांपल 1 कर देता हूं, आइसोमर्स ऑफ जाइलिन। तो इसके लिए देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, एक मिथाइल ऊपर था और एक मिथाइल आपका यहाँ कनेक्टेड है। हो सकता है ये मिथाइल लेफ्ट साइड के कार्बन पे होता, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि 6 कार्बन के साथ क्लोज चेन है, यहाँ पे ऊपर मिथाइल है और यहाँ राइट से आपने कनेक्ट किया था, इसमें मैं लेफ्ट से मिथाइल को जोड़ देता हूँ। तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया था ऑर्थोजाइलिन, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इस ग्रुप को पोजीशन 1 दे रहा हूँ तो ये 2 पे जा रहा है, यदि मैं इसको 1 दे रहा हूँ तो ये 2 पे जा रहा है। तो जब 1 के रिस्पेक्ट से 2 या 6 पे कोई ग्रुप जुड़ रहा है तो ये ऑर्थो है। फिर अगर मैं इसी का फॉर्म लेता हूँ, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर का मिथाइल आप ज्यों का त्यों कनेक्टेड छोड़ दिए और इस मिथाइल को एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिए, मीनिंग यहाँ पे आपने जोड़ दिया, तो दिस इज मेटाजाइलिन। अगर लेफ्ट साइड आप सोचे तो ये पॉइंट मेटा का होता, और अगले केस में बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ऊपर है और दूसरा मिथाइल नीचे है, तो ये 1,4 अल्टरनेटिवली है, इसलिए मैं इसे पाराजाइलिन लिख रहा हूँ। तो अब उम्मीद है कि आप ऑर्थो, मेटा और पारा पोजीशन को समझ चुके होंगे। उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल सोचते हैं। एग्जाम्पल 2 में कर देता हूँ। दिस इज आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको नाम से ही लग गया होगा कि बेंजीन रिंग के साथ आपको 2 क्लोरीन को कनेक्ट करना है और फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में लेता हूँ, बेंजीन रिंग के साथ 2 क्लोरीन कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, फिर इसी को आप लेफ्ट साइड ले सकते थे। इसको यदि मैं फर्स्ट फॉर्म ले लूँ तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये 1,2 पे है, 1,2 पे है, मीनिंग ऑर्थो का केस है, तो आप इसे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका ऑर्थो फॉर्म आ गया। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर में टॉप के क्लोरीन को सेम पोजीशन पे छोड़ देता हूँ ऊपर के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, और इस क्लोरीन को एक पोजीशन आगे कर दिए, मीनिंग यहाँ पे हमारा क्लोरीन कनेक्टेड है, और इसी का जस्ट अपोजिट आप कर लें, लेफ्ट साइड के क्लोरीन को यहाँ कनेक्ट कर दें, तो दिस इज मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। और थर्ड फॉर्म पारा के लिए आपको सोचना है, मीनिंग बेंजीन रिंग के साथ Cl एक ऊपर और एक हम नीचे के कार्बन से कनेक्ट कर दें, तो ये पारा डाई क्लोरोबेंजीन होंगे। तो इस तरह से आप ऑर्थो, मेटा, पारा पोजीशंस कॉमन नेमिंग के दौरान अक्सर यूज़ में देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो ये थे हमारे
आज के पॉइंट्स, इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।